हेलो दोस्तों, और हम लेके आ रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है गवर्नमेंट स्कीम्स। और इस सीरीज में हम ये देखेंगे कि जो मेजर इम्पोर्टेंट स्कीम है मिनिस्ट्री वाइज, ओके, हम वो सारी स्कीम्स देखेंगे। और ये जो हमारा लेक्चर होगा ये ओरिएंटेशन लेक्चर होगा, जिसमें हम देखेंगे कि क्या वेटेज है गवर्नमेंट स्कीम पढ़ने का प्री में एज वेल एज मेंस में। उसके बाद हम कुछ सिंपल सवाल देखेंगे 2019 का प्री का, और 2018 हमारा जो होगा मेंस का, कि कैसे कैसे सवाल आते हैं और कैसे हमारी गवर्नमेंट स्कीम जो हम पढ़ेंगे लिंक होती है उसमें। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो गवर्नमेंट स्कीम है कितने टाइप की होती है, जैसे कोर ऑफ द कोर है ना, कोर स्कीम। उसके बाद हम देखेंगे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और उसके बाद हम देखेंगे कि हम नेक्स्ट लेक्चर से कैसे मूव करेंगे, हमारा क्या वे फॉरवर्ड होगा, हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि वाई वी स्टडी गवर्नमेंट स्कीम्स। तो भाई सीधी सीधी बात है, क्योंकि सिलेबस में है। तो देखिए, बात यह है कि अगर प्रीलिम्स का हम सिलेबस उठाते हैं तो जो आपका ये इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस वाला पोर्शन है, यहाँ पे सीधी सीधी बात लिखी जाती है, यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी, जिसमें सीधा स्कीम की बात की जाती है। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आता है सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, जो भी स्कीम की बात की जाती है। सिमिलरली हम मेंस में जाएंगे तो यहाँ पे सीधी बात यहाँ लिखी हुई है वेलफेयर स्कीम्स फॉर वनरेबल सेक्शन, और उसकी क्या परफॉर्मेंस है स्कीम की, क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, इसकी बात देखनी है हमें। उसके बाद आप देख सकते हैं सोशल सेक्टर सर्विस रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, ओके। और पावर्टी और हंगर वाला जो पोर्शन है, बेसिकली ये पेपर 2 है, जीएस पेपर 2 का सिलेबस है, जहाँ से हमने इसको उठाया है, जो स्कीम की बात करता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख लीजिए कि जो जो जीएस पेपर है हमारे यहाँ मेंस के, उसमें पेपर 1, 2, 3, 4 और जो मेजर हेडिंग्स है उसकी, जैसे आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में जैसे हमने बात करी ना कि मिनिस्ट्री वाइज मूव करेंगे, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मूव करेंगे। उसके बाद सोसाइटी में जाएंगे तो हम देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड कैसे कैसे काम करती है और इसके अंदर कौन कौन सी स्कीम आती है मेजर, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो मान लीजिए सोसाइटी में किसके बारे में पढ़ते हैं, बेसिकली वही जो वनरेबल सेक्शन है, वीमेन हो गए और आपका चाइल्ड हो गया, SC ST हो गए और एल्डरली हो गए, हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में आएंगे तो हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के बारे में देखेंगे। सिमिलरली अगर पॉलिटी और गवर्नेंस की बात कर लें हम, तो गवर्नेंस में हमारी DOPT हो गई। उसके बाद नीति आयोग आता है, इसके अंदर जो अपनी प्लानिंग करता है, वो PMO आते हैं जो इनके अंदर पॉलिसी आती है, हम इनकी बात करेंगे। IR की बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कैसे काम करती है। सिमिलरली अगर मूव करते हैं पेपर 3 में, एग्रीकल्चर में कैसे काम हो रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी में कैसे काम हो रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि होम मिनिस्ट्री कैसे काम कर रही है, उसके अंदर कौन सी स्कीम आ रही है। एग्रीकल्चर के अंदर जो स्कीम आती है फसल बीमा योजना या PM किसान, इसकी बात करेंगे। उसके बाद इथिक्स जो पोर्शन है पेपर 4 का, ये तीनों से रिलेटेड है, तीनों से लिंक कर लेंगे तो इथिक्स की बात हो जाएगी। और बेसिकली जो मेंस वाला पोर्शन होता है उसमें थोड़ी कम स्कीम होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है उसकी बात की जाती है। लेकिन जो प्रीलिम्स में आता है वो बहुत ज़्यादा स्कीम कवर की जाती है। इसलिए हम बेसिकली यहाँ पे 52 प्लस मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनकी हम स्कीम को कवर करेंगे। उसके बाद आते हैं हम कि हमारा बेनिफिट क्या है, क्यों पढ़े भाई। हम नहीं पढ़ेंगे सर, हम नहीं पढ़ेंगे, हम भाग जाएंगे। पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि अब यहाँ देखो 2017 में क्या हुआ है, 16 सवाल आए हैं, प्री की बात कर रहा हूँ। 2018 में 9 सवाल आए हैं और 2019 में 5 सवाल आए हैं। और एक डाटा यहाँ भूल रहे, 2016 में देखेंगे ना तो 20 प्लस सवाल आए थे, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज 10 to 25 मार्क्स जो PT का होता है ना, ये आपको गवर्नमेंट स्कीम से मिलेगा, ओके। कैसे मिलेगा आप बताइए मेरे को भाई। वो देखो, ये देखो UPSC प्रीलिम्स 2019 के सवाल देख लेते हैं। ये जो मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट है, इसके बारे में बात की जा रही है और इसका आंसर होगा आपका C, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपको सिंपल दिखा रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन किसके अंडर सेटअप किया गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीति आयोग के अंदर सेटअप किया गया, ओके। सिमिलरली आप आगे बढ़ते हैं तो ये देख लीजिए, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन सेक्टर लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। ये सवाल ये कह रहा है कि जो ये रेगुलेटर है इसको कौन रिव्यू कर सकता है। तो इसमें एक चीज़ मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोग आगे लेक्चर में देखते रहेंगे कि ये सवाल कितना भी आप पढ़ लीजिए सही नहीं कर सकते हैं। कि आप सोचिए किसी बुक से मिल जाए और मैं सही कर दूँ, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए एडहॉक कमेटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट हो सकता है, पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी हो सकता है, फाइनेंस कमीशन पता नहीं ये होगा या नहीं होगा,
फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन में भी ऑप्शन में हो सकता है, नीति आयोग। लेकिन देखो अगर ये 1, 2 और 4th ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ये हो सकता है, नहीं हो सकता, हमें नहीं पता। लेकिन इतना तो जरूर पता है कि फाइनेंस कमीशन जो है ये रेगुलेटर की तरह काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसका काम होता है सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल वहीकल है, मतलब कि जो टैक्स का शेयर करना है, वो काम करता है। फाइनेंस कमीशन तो यही करता है ना, जो इसमें 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। ओके, तो ये तो नहीं होगा, तो 3 नहीं होगा, तब ये काट दो आप, सी और बी को। उसके बाद नीति आयोग, नीति आयोग का काम होता है प्लानिंग करना। ओके, इसमें क्या, इसका काम जो होता है नीति आयोग का मेनली काम है आपका प्लानिंग करना। तो प्लानिंग करने में क्या होगा, ये रेगुलेटर को रिव्यू नहीं करेगा। तो पांचवा भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन हो गया आपका ये। तो यहाँ पे जो ट्रिक है उसकी हम बात करेंगे, कैसे हम प्रीलिम्स में सॉल्व कर सकते हैं। और कोई टॉपर भी होता है वो 40 to 45 सवाल ही सॉल्व कर पाता है, और रेस्ट आपको लगाना पड़ता है दिमाग, जिसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओके, फिर आप देख सकते हैं स्कीम से रिलेटेड सवाल जो 2019 में आया था, सर्विस एरिया अप्रोच किससे रिलेटेड है, तो लीड बैंक स्कीम। ओके, हम आपको सिंपल दिखा रहे हैं। फिर आप देखिए जीएस मेंस की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो पेपर 1 में अगर सवाल देखेंगे मेंस का 2018 में, तो आप देखेंगे 4 सवाल आए हुए हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है स्कीम से। सिमिलरली आप जीएस मेंस पेपर 2 2018 का देखेंगे पेपर 2 को, तो वहाँ पे 2 सवाल हैं। मतलब आपको यहाँ से देख लीजिए 90 मार्क्स तो आपको यहीं से बन गए ना। हमने पेपर 3 अभी इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मुझे केवल सिंपल देना था यहाँ पे। तो आपका 100+ मार्क्स जो हैं ये आपकी स्कीम से बनेंगे मेंस में, और 10 to 25 मार्क्स जो आपका यहाँ पे डोमेन है ये आपके बनेंगे स्कीम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ओके, प्रीलिम्स में। उसके बाद देखिए बात ये है कि व्हाट इज द गवर्नमेंट स्कीम्स। अब हम बात करते हैं अपनी रियलिटी पे, ये गवर्नमेंट स्कीम क्या होती है। तो देखिए बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है, गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट का काम ये होता है ना कि गवर्नमेंट के पास होती है एक टेरिटरी, है ना, यहाँ पे टेरिटरी है। अब टेरिटरी में क्या होता है कि पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन में कोई कोई बहुत अमीर है जैसे अंबानी, और कोई बहुत गरीब है जैसे SC ST। ओके, तो गवर्नमेंट जो होती है इनके लिए जो हमारे ये लोअर सेक्शन जिसको हम बोलेंगे सोसाइटी का पिरामिड है, सबसे ज़्यादा वनरेबल, जैसे SC ST, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल्स। ओके, इनके लिए स्कीम चलाई जाती है ताकि ये मेन स्ट्रीम में, सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में आ सके, है ना। तो जो यहाँ गवर्नमेंट होती है, जैसे गवर्नमेंट की हम बात कर लें, गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट के 3 ही अंग होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर का जो काम होता है, इसका काम ये होता है कि आप किसी लॉ को फॉर्म कीजिए। ठीक है, लॉ को फॉर्म कीजिए। एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस चीज़ को आप एग्जीक्यूट कीजिए। तो लॉ को जैसे हम फॉर्म करते हैं, जैसे आप बात करेंगे, जैसे हम बात कर रहे हैं मनरेगा एक्ट जो आया था ना, मनरेगा का जो एक्ट आया था, उसके बाद एक्ट से ही स्कीम निकली है। इस एक्ट को फुलफिल करने के लिए हमें मनरेगा स्कीम लानी पड़ी। सिमिलरली जो हमारा NFS आया था 2013 में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसको फुलफिल करने के लिए हमने PDS लेके आए, है ना। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि हम पहले एक्ट बनाते हैं। एक्ट कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर। मोटी मोटी बात है, लेजिस्लेचर क्या करेगा? एक्ट को बनाएगा। उसके बाद वहां पे कैबिनेट उसके लिए क्या बनाएगी? पॉलिसी बनाएगी, पॉलिसी या स्कीम बनाएगी, और पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगा ये एग्जीक्यूटिव। ओके, तो देखिए, और इसके लिए क्या किया है गवर्नमेंट? अलग अलग मिनिस्ट्रीज लेके आए हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर की जो मिनिस्ट्री है वो बात करेगी फसल के बारे में, बात करेगी फसल बीमा योजना, है ना। उसके बाद बात हो जाएगी वहाँ पर सिंचाई के लिए क्या चल रहा है। उसके बाद हम बात कर लेंगे वहाँ पर सीड के लिए क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो क्यूमुलेटिव है, जो एक सेक्टर से मिल रही हैं, है ना, वो बात हो जाएगी एक मिनिस्ट्री के अंदर। जैसे बात हो जाएगी जितनी हेल्थ की बातें हो जाएंगी, है ना, नेशनल हेल्थ मिशन, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये अलग अलग सेक्टर के लिए काम करने के लिए बना रखा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो टेरिटरी थी ना, यहाँ पर टेरिटरी, उसके लिए अलग अलग काम करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, बेसिकली जो गवर्नमेंट लेजिस्लेचर है, ये वहाँ पे लॉ बनाते हैं ताकि हमारे जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है इसको अपलिफ्ट कर सके। ओके, उसके बाद आप देखिए, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। देखिए जी, बात करेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं कि कोई भी आदमी है, जो हमने बात करी ना टेरिटरी की, जो हमारे यहाँ टेरिटरी है, इसमें एक आदमी है, कोई भी आदमी है, बड़ा से बड़े, छोटा से छोटा आदमी, इसको 3 चीज़ की ज़रूरत होती है जो बेसिक नीड्स है, रोटी, कपड़ा, मकान। ये तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो जब रोटी, कपड़ा, जो मकान की बात हो रही, ये हो जाती है कोर ऑफ द कोर। ठीक है, उसके बाद आपको 10 GB का डाटा चाहिए, वो हो जाता है कोर में आएगा।
या आपको 5 BHK का फ्लैट चाहिए, वो हो गया आपके कोर में आएगा। उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें कि आपको BMW चाहिए, आपको मर्सिडीज चाहिए, वो आ जाएगा अदर्स में। मतलब कि अगर इसको कनेक्ट करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम की, जो हमारी गवर्नमेंट हमने अभी डिवाइड किया था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसमें जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, बेसिकली जो हमारे यहाँ कैबिनेट है, इन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक लोवेस्ट, जो लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी है, जो एकदम डिप्राइव्ड है, डाउन रोटेंट है, उसको हमें बेनिफिट पहुंचाना है। तो उन्होंने बोला यार बेनिफिट तो पहुंचाना है, तो उन्होंने बोला ऐसा करते हैं स्कीम को डिवाइड कर देते हैं, जैसे कोर ऑफ कोर में, मतलब कोर और कोर में ऐसा ना कि जो एकदम से वल्नरेबल हो सोसाइटी में, उसको तो बेनिफिट देना ही देना है, इस पे तो काम करना ही करना है। उसके बाद बोला कि ठीक है इस पे काम लागे, फिर बोले उसके बाद कोर पे काम करेंगे, उसके बाद कोर पे भी काम कर लिया, फिर क्या करोगे, फिर उसके बाद अदर्स मेजर सेंट्रल स्कीम, मतलब जो क्लासिफिकेशन हुई है गवर्नमेंट स्कीम में 3 पार्ट में, कोर ऑफ द कोर, कोर और मेजर सेंट्रल स्कीम में। अब इनके अंदर देखेंगे, देखिए हमारा मेनली जो फोकस होगा, जो सवाल भी आते हैं यूपीएससी में, उसका फोकस होता है कि जी हमें वल्नरेबल सेक्शन के लिए काम करना है। आप आईएएस और आईपीएस बनते हैं, आपका काम है वल्नरेबल सेक्शन के लिए काम करना, इसलिए केवल 6 पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है कोर ऑफ द कोर स्कीम में। देख लीजिए, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, सोशल असिस्टेंट में क्या आएगा जी, सोशल असिस्टेंट में देखते हैं कि वृद्धाश्रम के लिए पेंशन जा रहा है, या कोई दिव्यांगजन है उनके लिए हियरिंग डिवाइस जा रही है ना, ये चीजें आएंगी। ये मनरेगा की बात की जा रही है, मनरेगा में क्या है, जो एकदम पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है गांव में, उनके लिए 100 दिन की रोजी पक्की की जा रही है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, अम्ब्रेला स्कीम, ये देखिए अम्ब्रेला स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट, अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स, अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर द माइनॉरिटीज, अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर द वल्नरेबल ग्रुप्स। तो आप देखिए ये जो 6 पोर्शन यहाँ पे दिखाए गए हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम ही होता है टैक्स लेना और टैक्स के बदले में आपको सर्विस देना, है ना। तो ये सर्विस इनको पहुंचनी चाहिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटी, वल्नरेबल ग्रुप्स, और सोशल असिस्टेंस में आपके वृद्धाश्रम हो गए, छोटे बच्चे हो गए, या आपकी विमेन हो गए, ये आती हैं। ओके, ये हो गई कोर ऑफ द कोर स्कीम, इसमें केवल 6 पार्ट होते हैं। अब आते हैं अगली स्लाइड पे, देखिए ये जो कोर स्कीम है, इसके अंदर देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मतलब देखिए रोटी कपड़ा मकान फुलफिल कर चुके हैं। अब हम कहाँ मूव कर रहे हैं कि आपको 100 GB डाटा की तरफ मूव कर रहे हैं, जो हम अपना एग्जांपल लिया था, है ना, स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल एजुकेशन मिशन, ये आपके कोर स्कीम के अंदर आती हैं। और देखिए नियरली 28 स्कीम जो है, लास्ट की बात करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये जो कैटेगराइज किया है गवर्नमेंट ने, मतलब वहाँ की कैबिनेट जो कैटेगराइज किया है, ये हमारी कोर में रहेंगी। उसके बाद देखिए मेजर सेंट्रल स्कीम, जो तीसरा पार्ट था हमारा, तो उसमें क्या गया, क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, है ना, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम हो गई, जिसमें हम उड़ान की बात करेंगे, है ना, ये जो आई हुई है, सिविल एविएशन जो हमारा वो मिनिस्ट्री है उनके अंदर आती है ये, है ना। उसके बाद देखिए नॉर्थ ईस्टर्न इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, इसकी बात करेंगे। तो ये बेसिकली जो क्लासिफिकेशन हुआ है कोर ऑफ द कोर, कोर एंड मेजर सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये है हमारी क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ स्कीम, जो टाइप्स ऑफ स्कीम होती है, बेसिकली देखिए टाइप्स ऑफ स्कीम में क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट है ना, जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल मतलब ये है कि भाई साहब हमारे यहाँ सेंटर भी होगा, हमारे यहाँ स्टेट भी होगा, और इनके बीच में पावर को हमने डिवाइड किया है ना। तो सेंटर स्टेट का काम क्या है, सेंटर स्टेट का काम यही है कि जो वल्नरेबल सेक्शन है कंट्री में, उनके लिए काम करना, है ना। आपका काम यही है ना, आप सेवा करने के लिए आते हैं, यहाँ पे सर्विस के लिए आते हैं। तो जो सेंटर अपनी स्कीम चलाता है ना, और सेंटर ही एग्जीक्यूट करता है, उसे बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि वो स्टेट सब्जेक्ट पे बनाया जाता है ना। ओके, और यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं पैसे को 60-40 में, 60% 100 रुपये की स्कीम है तो 60 रुपये जो होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40 रुपये जो होगा ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी। उसमें जो स्टेट स्कीम हो गई एकदम प्योरली स्टेट, वो स्टेट ही फाइनेंस करेगा, स्टेट ही इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो एक बार अंतर देख लेते हैं क्लियर कट क्या अंतर होता है। तो देखिए यहाँ बात हो रही है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, और यहाँ पे है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो यहाँ पे 2 वर्ड आएगा, एक आएगा यूनियन लिस्ट और दूसरा आएगा स्टेट लिस्ट। तो देखिए जी क्या हुआ था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, और फेडरल सिस्टम में यही होता है कि सेंटर और स्टेट के काम बटे होते हैं, है ना। मतलब सेंटर का मतलब क्यों बांटना है काम भाई सेंटर और स्टेट को, क्योंकि लड़ाई होने लगेगी ना। घर में 2 भाई हैं, उनको क्या करना है, भाई तुम बड़े हो तो तुम्हारा काम ये है, पर्टिकुलर काम ये है ना,
तुम कार की सफाई करोगे, घर की देख रेख करोगे, और जो छोटा भाई उसका काम है तो वही पढ़ाई करेगा। जो स्टेट गवर्नमेंट बोले तेरा काम ये है, तो वेलफेयर का काम करेगा। तो जो सेंटर को काम बांटा गया है वो यूनियन लिस्ट में दिया गया है। बेसिकली ये जो लिस्ट आता है ये आता है शेड्यूल 7 में, है ना, आप पढ़े होंगे पॉलिटी में शेड्यूल 7 आता है। उसमें बेसिकली एकदम काम को डिवाइड किया गया, भाई सेंटर तो काम करेगा करेंसी पे, है ना, तुम काम करोगे मिलिट्री पे, तुम काम करोगे आपके रेलवे पे, ओके, आप इस पे काम करोगे, आप काम करोगे एक्सटर्नल अफेयर्स पे। मतलब ये काम स्टेट नहीं करेगा, ये काम स्टेट नहीं करेगा। और जैसे स्टेट को बोला गया आप काम करोगे एग्रीकल्चर पे, आप काम करोगे पुलिस पे। तो ये जो आपकी स्टेट लिस्ट में अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं, यूनियन लिस्ट में अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं, और यहाँ पे एक लिस्ट दिया जाता है जिसका नाम है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें सेंटर स्टेट दोनों पॉलिसी बना सकते हैं। अगर सेंटर ने उस पर पॉलिसी बनाई और स्टेट नहीं बनाई है तो सेंटर की पॉलिसी प्रिवेल कर जाती है या उस पर ओवर रूल कर जाती है स्टेट की पॉलिसी पे। ओके, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम है ये फंडिंग इंटायरली बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो भी पैसा होगा भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। 100 रुपए के काम है, 100 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और किस पे बनेगा ये? सब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर द यूनियन लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट दिया गया उसी की बात कर रहे हैं। अभी आपको समझाया मैंने पीछे, जैसे कि आपका रेलवे हो गया, करेंसी हो गई, फॉरेन अफेयर्स हो गया, मिलिट्री हो गई, इस पे बनेगी इसकी। और कौन इसको इंप्लीमेंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी। और यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, क्या क्या? मुद्रा योजना, भारत नेट। ओके, सिमिलरली आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, आपको लगता नहीं है कोई कि ये यार कई बार आप वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पर, आप देखते हैं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है, मतलब किसी ने पैसा दिया है उसको वीडियो बनाने के लिए। ओके, स्पॉन्सर्ड जब भी आए इसका मतलब ये है कि ये आपका दोनों सेंटर और स्टेट दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि जी एक आपको स्कीम चलानी है। किसके लिए? भाई सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, जो वनरेबल सेक्शन है उनके वेलफेयर के लिए। और ये देखिए ये स्टेट लिस्ट पे ही बनता है, ये सेंट्रल लिस्ट पे नहीं बनेगा। सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट का होगा जिसमें सेंटर स्पॉन्सर करेगी। मान लीजिए हमने बोला कि 60-40 का रेशियो है, मतलब 100 रुपए में 60 रुपए देगा सेंटर, 40 रुपए देगा स्टेट। और काम क्या होगा? स्टेट लिस्ट पे बनेगा। इंप्लीमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, है ना। वैसे 60-40 का जो रेशियो होता है बेसिकली ये नॉन हिमालयन स्टेट होते हैं, और 90-10 का जो रेशियो होता है वो थोड़े से पुअर होते हैं क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा हेल्प करती है। 90:10 का रेशियो होता है। जैसे कि देख लीजिए स्कीम मनरेगा हो गया, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम हो गया, पीएम कृषि सिंचाई योजना हो गई, ये आपकी आती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में। और कई बार इस तरह के सवाल भी आते हैं। अब देखिए हमारा अगला मूव क्या होगा। ये हमारा लेक्चर ओरिएंटेशन प्रोग्राम पे था। अब हम बात करेंगे कि हम लोग कैसे मूव करेंगे। तो देखिए हम मूव करेंगे मिनिस्ट्री वाइज। ओके, हम मूव करेंगे मिनिस्ट्री वाइज। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मान लीजिए 5 या 6 हमारी स्कीम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी है आने की, उनको पूरा एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री मानधन योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पीएम आशा, आर्य प्रोजेक्ट, किसान क्रेडिट कार्ड, इन सब की हम बात करेंगे। सिमिलरली जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है तो दूसरे लेक्चर में हम कवर करेंगे, है ना। ये एग्जांपल दे रहा हूं आपको डेमो कि जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, अटल भूजल योजना, नमामि गंगे योजना, तो ये अलग लेक्चर में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारा रहेगा वे फॉरवर्ड। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।